तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और उससे पहले कुछ फॉर्मूले देख लो। अब तुमसे वो पूछेंगे एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तुम्हें दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर के बीच का क्या पूछा गया है? एंगल। दोनों वेक्टर के बीच में तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल। तो तुम्हें एंगल निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला सीखना है। तो ध्यान रखना, कोस थीटा बराबर रखना है तुम्हें, कोस थीटा बराबर रखना है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट नीचे। ध्यान रखना, मैंने इसको बोला है डॉट प्रोडक्ट क्योंकि इसमें भी फर्क है। डॉट प्रोडक्ट अलग चीज है और क्रॉस प्रोडक्ट अलग चीज है। इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, मतलब बीच में क्या लगाना है तुम्हें? डॉट। और इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में क्या लगाना है तुम्हें? क्रॉस। फिलहाल इस एक्सरसाइज में डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है तो मैं तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाऊंगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। देखो, अगर तुम्हें दो वेक्टर दिए जाएं, मान लो ए वेक्टर दे रखा है -2i + 3j और बी वेक्टर दे रखा है 2i + 5j। तो देखो दोनों के बीच का डॉट किस तरह से निकालेंगे। i का स्केलर -2, i का स्केलर 2 मल्टीप्लाई प्लस j का स्केलर 3, इधर j का स्केलर 5 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस का 5 3 जा 15 प्लस के कितने रह जाएंगे? 11। मतलब ये हुआ कि इसके स्केलर की मल्टीप्लाई बी के स्केलर से करनी होती है। नीचे मैग्नीट्यूड निकालना था तुम्हें आता ही है, ऊपर देखना था बस हमें हमें ए के स्केलर की मल्टीप्लाई किससे करनी है? बी से, और एंगल निकल आएगा। ठीक है, एक टॉपिक और लिख लो जो तुम्हें इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। एक तो एंगल वाला है, अभी फिलहाल जो मुझे इस वीडियो में कराना है, एक तो एंगल वाला टॉपिक, और एक दूसरा नोट कर लो, प्रोजेक्शन। क्योंकि प्रोजेक्शन का भी फॉर्मूला लगभग लगभग इसके जैसा ही होता है। तो देखो, जब भी वो हमसे पूछेगा ना प्रोजेक्शन, देखो थोड़ा सा साइंटिफिक टॉपिक भी है प्रोजेक्शन वगैरह, ठीक है, ये एंगल भी, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। हमें ध्यान रखना है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैथमेटिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं केवल हम। तो देखो, जब भी वो प्रोजेक्शन बोलेगा ना, तो वो बोलेगा किस वेक्टर का प्रोजेक्शन और किसके ऊपर। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कैलकुलेट करो प्रोजेक्शन ए का ऑन बी, किसके ऊपर? बी के ऊपर। तो देखो, जिसके ऊपर होगा ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ऊपर दोनों का डॉट। मैंने कहा था इसी की तरह ही है। ये एंगल क्या कहता है? दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे है। लेकिन प्रोजेक्शन कहता है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन किया जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर ही रहेगा। अब तुमसे मैं कह रहा हूं सी ऑन बी, तुम्हें सी का प्रोजेक्शन निकालना है बी के ऊपर, तो फिर से नीचे किसका मैग्नीट्यूड डालना है? बी का, और ऊपर इन दोनों का क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अब फॉर्मूले में यहाँ पर लिख लो, सपोज प्रोजेक्शन मैंने बोला ए ऑन बी, तो फॉर्मूला लिख लो इसका, बी का मैग्नीट्यूड नीचे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन 10.3 का, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमें इन दोनों वेक्टर के बीच के क्या निकालने हैं? मैग्नीट्यूड, सॉरी एंगल निकालना है। मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, मुझे बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? √3। और बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 2। ये दे रखा है ना। और देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी इस क्वेश्चन में दिया है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना बताया है क्वेश्चन में? √6। अब तो देखो कितना आसान है, इसमें तो पहले से निकला निकलाया दे दिया सब। तुम्हें एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। एंगल का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऊपर, दोनों के मैग्नीट्यूड नीचे।
डॉट प्रोडक्ट ऊपर और दोनों के मैग्नीट्यूड नीचे। मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन में कितना दिया था, √6, और दोनों के मैग्नीट्यूड कितने दिए, √3, √2 नहीं है, सिर्फ 2 है। मुझे बताओ ऊपर हम तोड़ सकते हैं ना 6 को, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ 6 को मैं ये लिख सकता हूं ना, √2 इंटू √3। तुम्हें भी पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों करा है। अब मुझे बताओ अगर मैंने ऐसा लिख दिया है तो √3 से √3 गया, ऊपर तो रह गया √2, नीचे रह गया 2। अब मुझे बताओ रेशलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो कोस थीटा में होती ही नहीं है। लेकिन देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेशनलाइज नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा हूँ। बताओ मैं किसी भी डिजिट को, 3 है तो ये लिख सकता हूँ ना, √3, 2 है तो क्या लिख सकता हूँ, √2, तो मैं नीचे वही कर रहा हूँ, √2। बताओ एक √2 कट जाएगा, कुल मिलाकर मेरे पास क्या रह गया, 1/√2। कुल मिलाकर मेरे पास क्या रह गया है, 1/√2। अब तुम्हें मालूम है cos थीटा √2 पर कितने पर बनता है, ये बनता है π/4 पर, 45 पर। तो ये एंगल आ गया हमारा इन दोनों वेक्टर के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखो इस बार उसने कुछ भी नहीं निकाल के दिया, सिर्फ सीधा क्या दे रखे हैं, वेक्टर। तो एक काम करो, नेम दे दो, पहले वाले वेक्टर को नेम दे दो ए, और ये हमें दे रखा है i-2j प्लस 3k, i-2j प्लस 3k। और बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दिया है 3i-2j, 3i-2j प्लस k। मुझे बताओ ना तो उसने हमें डॉट प्रोडक्ट दिया है इस बार, ना ही उसने हमें क्या दिए, मैग्नीट्यूड। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम निकाल लेते हैं। और इनके डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, इनका डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले मैं इनके मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड, देखो i के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस j के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर 4, k के साथ 3 है, 3 का स्क्वायर 9, पूरे का रूट। मुझे बताओ √14 बनेगा ना। b का देख लेते हैं हाथ क्या था, i के साथ 3 है, 3 का स्क्वायर 9, j के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर 4, k के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, इस पूरे का रूट। फिर से क्या बनेगा, √14। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मैंने अभी सिखाया था डॉट प्रोडक्ट निकालना। डॉट का मतलब होता है स्केलर की मल्टीप्लाई। बताओ i के साथ है 1, इधर i के साथ है 3, तो 3 की 1 से करूंगा 3। j के साथ है -2, j के साथ है -2, माइनस माइनस हो गए प्लस, 2 2 जो हो गए 4। k के साथ है 3 और k के साथ है 1, 3 की 1 से करूंगा 3। तो मुझे बताओ 3 और 3 6 और 4 10। हाँ कोस थीटा के लिए सॉल्व कर दो। कोस थीटा का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, a डॉट बी, दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे। मुझे बताओ दोनों का डॉट कितना निकला है, 10। और यहाँ पर देखो a और b, मुझे बताओ √14 की √14 से करोगे तो कई बार मैंने बताया सेम डिजिट होती है तो रूट हट जाते हैं, सिर्फ कितना बचेगा, 14। ध्यान रखना जब भी तुम मल्टीप्लाई करते हो √5 की √5 से तो 5 आएगा बस। √10 की मल्टीप्लाई करोगे √10 से तो 10 आएगा बस। मतलब जब रूट के अंदर की डिजिट सेम होती है तो रूट हट जाता है। हाँ ये कट रहा है तो काट लो इसको थोड़ा सा, ये हो गया 5/7। तो देखो जरूरी नहीं है एंगल हमेशा डिग्री में आए, कभी कभी ऐसा एंगल भी आ जाता है। तो कोस थीटा बराबर है 5/7, लेकिन हमें थीटा निकालना होता है, मतलब एंगल। तो थीटा ही छोड़ो, कोस को उधर भेज दो, कोस उधर जाके इनवर्स बन जाएगा।
तो थीटा इस बार ये आ गया, अजीब सा आ जाता है बहुत बार, क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। देखो प्रोजेक्शन वाला टॉपिक आ गया। मुझे बताओ पहले वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है दूसरे वाले वेक्टर के ऊपर। तुम्हें ध्यान होगा जिसके ऊपर निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे होता है। देखो पहले वाले वेक्टर को मैंने नेम दे दिया ए, आई माइनस जे, और दूसरे वाले वेक्टर को नेम दे दिया बी, आई प्लस जे। तो मुझे बताओ पहले वाले का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर निकालना है ना। देखो लिखा हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर का उस वेक्टर के ऊपर निकालना है। तो इसका मतलब ए का निकालना है बी के ऊपर। तो लिखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो मुझे बताओ दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर ही आएगा, लेकिन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। तो मुझे बताओ दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर आई के साथ 1 है, वहां पर आई के साथ 1 है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर जे के साथ -1 है, वहां पर जे के साथ 1 है, तो -1 मल्टीप्लाई। हाँ बी का मैग्नीट्यूड नीचे। बताओ 1 का स्क्वायर 1 ना, मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है। आई के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस जे के साथ भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, दोनों पर रूट। ऊपर तो खैर 0 आ गया, नीचे क्या हो गया √2। जब भी ऊपर 0 हो नीचे डिजिट हो तो वैल्यू आती है 0, मतलब प्रोजेक्शन कितना है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है पहले वाले का। ये है i प्लस 3j प्लस 7k, i प्लस 3j प्लस 7k, और बी वेक्टर दे रखा है 7i माइनस जे, 7i माइनस जे प्लस 8k। मुझे बताओ ए का बी पर निकालना है ना, फिर से ए का निकालना है बी पर, तो फॉर्मूला फिर से यही बनेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और जिस पर निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे। तो पहले एक काम करो डॉट प्रोडक्ट बना लेते हैं। हाँ बी का मैग्नीट्यूड पहले मैं अलग से निकाल लेता हूँ। इधर देखो 7 का स्क्वायर 49, जे के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, के साथ 8 है, 8 का स्क्वायर 64। हाँ कंप्लीट रूट। तो तुम्हें ध्यान रखना है इसका रूट आएगा 50, 61, 114। हाँ डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट इसमें डाल दूंगा। देखो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं मैं, आई के साथ 1, इधर आई के साथ 7, तो मल्टीप्लाई करके 7, जे के साथ 3, इधर जे के साथ 1, तो मल्टीप्लाई करके -3। मुझे बताओ 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 तो आएगा, के साथ 7 और के साथ 8, तो ये बनेगा 56। नीचे भी का मैग्नीट्यूड तुमने पहले निकाल रखा है √114। हाँ ऊपर सोल्व कर दो, 7 में से 3 4 और 56 60 बनेगा, 60 अपॉन में √114। तो ये आ गया हमारा प्रोजेक्शन। ठीक है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। तो देखो जब भी वो क्वेश्चन हमसे कहेगा ना कि यूनिट वेक्टर शो करो, जब भी वो किसी वेक्टर को हमसे बोलेगा यूनिट वेक्टर शो करने के लिए, तो उन सबके मैग्नीट्यूड निकाल दो। ध्यान रखना यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जिनका मैग्नीट्यूड क्या निकलता है 1। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो वो वेक्टर क्या माना जाएगा यूनिट वेक्टर, और अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो यूनिट वेक्टर नहीं माना जाएगा। तो इन तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकाल देना, 1 आ जाएंगे और शो हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखो मैंने तुम्हें बताया था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है 0 सॉरी नहीं होता है,
मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो उसका कंक्लूजन कुछ और होता है, ठीक है। फिलहाल मैं तुम्हें बता रहा हूँ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर एक ही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं आपस में, मतलब ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, तो ध्यान रखना ये बराबर होता है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। फॉर्मूला है ये। अगर ए का ए के साथ ही डॉट निकालोगे तो मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो बी का बी के साथ डॉट निकालोगे तो बी का मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सी का सी के साथ निकालोगे तो सी के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, फाइंड ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन ने हमसे ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड निकालने को बोला है इफ, और ये दे रखा है ए प्लस बी ब्रैकेट में और ए माइनस बी ब्रैकेट में। देखो वैसे तो तुम्हें मालूम होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये याद हो गया होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेक्टर में भी लगभग वही होता है, बस वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फर्क सिर्फ इतना है। नॉर्मली क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वेक्टर में है तो हम क्या लगा देंगे, मैग्नीट्यूड, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8। देखते कुछ और दे रखा हो तो बता रखा है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के 8 गुना के बराबर है, ये लिखा हुआ है ना, यानी कि मैं मैग्नीट्यूड ए की जगह ही ये डाल सकता हूँ, ए के मैग्नीट्यूड की जगह 8 बी का मैग्नीट्यूड डाला जा सकता है। तो देखो ए के मैग्नीट्यूड की जगह मैं डाल रहा हूं 8 बी का मैग्नीट्यूड, ये आ गया। मुझे बताओ जो ऊपर स्क्वायर है वो ऊपर ही है, उसको नहीं छेड़ा मैंने, जो ऊपर स्क्वायर था ना मैग्नीट्यूड के उसको नहीं छेड़ा मैंने। क्या करा है मैंने, बस ए के मैग्नीट्यूड की जगह, ए के मैग्नीट्यूड की जगह क्या डाल दिया है, 8 बी का मैग्नीट्यूड। तो देखो 8 बी का मैग्नीट्यूड डाल दिया है और कुछ भी नहीं करा। हाँ इसको ऐसी लो, यहाँ पर नोट कर दो। अब देखो 8 का स्क्वायर खुलेगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और b के मैग्नीट्यूड पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर ही लगा सकते हैं, खोल तो सकते नहीं है। हाँ मुझे बताओ 64 बी स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर करेंगे, 64 बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करेंगे 63 बी स्क्वायर बचेगा ना भाई, नॉर्मली ऐसी तो बचेगा। 64 में से एक चला गया, 63 रह गया 8। हाँ 63 इधर मल्टीप्लाई है, इसको अपोन में ले आओ, यहाँ पर डिवाइड कर दो। अब मुझे बताओ ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट कंप्लीट तो निकल नहीं रहा है, स्क्वायर रूट हमारा कंप्लीट तो आया नहीं है। तो b का मैग्नीट्यूड 8 और 63 का रूट, ठीक है। ना तो ऊपर 8 का परफेक्ट मिल रहा है, ना ही यहाँ पे हमें 63 का परफेक्ट मिल रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। खैर क्वेश्चन ने हमसे दोनों के मैग्नीट्यूड पूछे थे, ए का भी पूछा था और बी का भी पूछा था, तो बी का तो हमने निकाल लिया है, ये रहा। अब इस बी के मैग्नीट्यूड को इसमें डाल देंगे तो ए का निकल आएगा। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड बराबर है 8 और बी का मैग्नीट्यूड मैंने कितना निकाला है, ये रहा बी का मैग्नीट्यूड। हालांकि कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी डाल देंगे वैल्यूज की, 8 अपॉन में 63। अब इसको अगर फैक्टर बनाना चाहते हो तो फैक्टर बना लो, नहीं बनाना चाहते तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे भी 2 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन है तो इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इवेल्युएट द प्रोडक्ट, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट इवेल्युएट करना है। ये हमें दे रखा है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये दे रखा है। इसके साथ 7b है, 7b वेक्टर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई देना बहुत आसान है, बोर्ड पे देखो
सिंपल हमें जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई देते हैं ना वैसे करना है, जैसे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो 3a की 2a से, मुझे बताओ 3 की 2 से करूंगा तो 6 हो जाएगा। बोर्ड पे देखो 3a वेक्टर की 2a वेक्टर से, तो 3 की 2 से करा, ये तो हो गया 6। ए वेक्टर की ए वेक्टर से करेंगे तो हमें मालूम होगा सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। एक ही वेक्टर की एक ही वेक्टर से करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा। अब देखो 3a वेक्टर की 7b वेक्टर से, तो 3 की 7 से तो हो गया 21, है ना, और a वेक्टर का b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डॉट प्रोडक्ट प्लस। अब इधर देखो, पहले देखो 5b वेक्टर की 2a वेक्टर से, तो प्लस माइनस तो माइनस कर दो पहले। हाँ 5 की 2 से करेंगे 10, और मुझे बताओ बी वेक्टर की ए वेक्टर से करेंगे तो फिर से वही आएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ए बी लिख दिया। अब लास्ट रह गया है 5v वेक्टर की 7v वेक्टर से, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, और 7 की 5 से हो गया 35। हाँ बी वेक्टर की वी वेक्टर से अब तुम्हें याद हो गया होगा, सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। जब भी वेक्टर होता है सेम तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। अब देखते हैं कुछ और वैल्यूज दे रखी हैं तो कुछ नहीं दिया तो बस इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रहने दो। हाँ इसको देखते हैं, 21a डॉट बी में से 10a डॉट बी चला गया तो कितने डॉट बी रह जाएंगे, 11 ना। 21 में से 10 चले गए, कितने रह जाएंगे, 11, तो 11a डॉट बी रह गया, और उधर बचा हुआ है 35, ये हो गया। इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कुछ वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, ना तो हमें ए का मैग्नीट्यूड पता है ना ही बी का मैग्नीट्यूड पता है, तो इतना छोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ए का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन ये बता रखा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, मतलब इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, तो देखो स्केलर प्रोडक्ट भी दे रखे, तो मैं मालूम होगा स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। जब इनके स्केलर प्रोडक्ट की बात होती है तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। और ये कितना दे रखा है, 1/2। तो शुरू करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। तो देखो कोस थीटा, जब उन्होंने एंगल दिया है तो हम भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल वाला। तो देखो कोस थीटा बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऊपर और दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे। डॉट प्रोडक्ट ऊपर और दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे। अब जो जो दे रखा है डाल देते हैं। बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, तो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ cos 60। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60, तो ये बन गया तुम्हारा cos 60। हाँ डॉट प्रोडक्ट बता दो कितना है, देखो डॉट प्रोडक्ट भी दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट है 1/2। हाँ ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, मुझे बताओ ये दोनों मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल बता रखे थे ना, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड आपस में कैसे बताए थे, इक्वल। यानी कि मैं ए की जगह बी डाल सकता हूँ और बी की जगह ए डाल सकता हूँ। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं दोनों को ए ही कर रहा हूँ, दोनों को मैंने क्या बना दिया, ए का मैग्नीट्यूड, ताकि स्क्वायर हो जाए। देखो ए का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाएंगे, स्क्वायर। चलो वो बाद में देखते हैं, पहले से हटा देते हैं। हाँ cos 60 की वैल्यू मुझे बताओ, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ये हो गया 1/2, ऊपर भी 1/2। मैं इसका होल स्क्वायर बना रहा हूँ अगले स्टेप में। ए का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मैग्नीट्यूड का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ए के मैग्नीट्यूड का क्या बन गया, स्क्वायर। मुझे बताओ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 1/2। बोर्ड पे देखो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड था, उधर जाके उसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब तुम्हें मालूम है ये जो 1/2 है इधर,
1/2 एक फ्रैक्शन है ना, और जब मैं कोई फ्रैक्शन उधर भेजूंगा तो वो फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जब भी कोई फ्रैक्शन इधर होता है और उस फ्रैक्शन को उधर भेजा जाएगा तो उस फ्रैक्शन का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल उधर जाके क्या हो जाएगा, 2/1 ना। तो देखो 1/2 तो ऐसे ही रहा इधर वाला, और ये 1/2 इधर आया तो इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/1। हाँ 2 से 2 काट दो, कुल मिलाकर यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 1। 2 से 2 कट गया और 1 1 तो है ही 1। तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया 1। क्या मुझे बताओ, स्क्वायर अगर मैं इधर भेजूंगा तो 1 का रूट कितना निकल कर आएगा, 1 ही आएगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे बताए थे, इक्वल। ठीक है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड हमारे निकल आए। 9th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एक्स मैग्नीट्यूड। तो देखो एक्स एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। एक्स वेक्टर का क्या पूछा है हमसे, मैग्नीट्यूड। ए फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, और ए वेक्टर हमें बता रखा है। ए वेक्टर कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। मैंने पहले ही बताया था अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड हमें कितना बताया गया है, 1। जब भी वो हमें कहेंगे ना कि कोई सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 1। तो देखो कंडीशन दे रखी है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर और एक्स वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बता रखा है 12। तुमने पहचान ही लिया होगा, फॉर्मूला बन रहा है ये बी नहीं है, ए है। ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो एक बार माइनस एक बार प्लस। मैंने कई बार बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वेक्टर में भी वही फॉर्मूला होता है, लेकिन वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं। करेंगे तो वही फॉर्मूला, लेकिन फर्क आ जाएगा उसके मैग्नीट्यूड का। तो करा तो हमने वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया है। अब मुझे बताओ ए का मैग्नीट्यूड तो दे रखा है ना 1, तो 1 डाल दो। मुझे बताओ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूंगा, मतलब 1 का स्क्वायर करूंगा। 1 का क्या करूंगा, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और वो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, 12 में से माइनस। देखो जब मैं इधर यहाँ पर -1 कर रहा हूं तो ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। मैंने ए का मैग्नीट्यूड डाल दिया 1, और 1 का स्क्वायर कितना निकल कर आया, 1। -1 उधर जाके करेंगे तो +1 हो जाएगा। हम -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 13। अब मुझे बताओ ये स्क्वायर में इधर भेजूंगा तो 13 पर क्या आ जाएगा, रूट। मतलब x का मैग्नीट्यूड आ गया है √13। 10th, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। पहले एक काम करते हैं, इन तीनों वेक्टर को नोट कर लेते हैं। 3 वेक्टर दे रखे हैं हमें। ए वेक्टर बताया है 2i माइनस ये 2i माइनस 2j या ij, समझ नहीं आ रहा, चलो खैर। तो ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 2j, 2i प्लस 2j प्लस 3k। और बी वेक्टर हमें दे रखा है, बी वेक्टर बताया गया है -i। बी वेक्टर हमें दिया गया है -i प्लस 2j, -i प्लस 2j प्लस k। और सी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर बताया 3i प्लस j। इसमें k वाली टर्म नहीं है, 3i प्लस j। अब देखो आर सच दैट, और इस तरह से a वेक्टर प्लस लैम्डा v वेक्टर इस परपेंडिकुलर, मतलब ये पूरा वेक्टर a वेक्टर प्लस लैम्डा v वेक्टर, ये पूरा वेक्टर परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है, c पर। ये दोनों वेक्टर a प्लस लैम्डा वी वेक्टर और c वेक्टर ये आपस में क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। देन फाइंड आउट द वैल्यू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। टिक कर लो, ये वैरायटी काफी इंपॉर्टेंट है।
वो हमें कुछ वेक्टर दे देता है हर बार, और वो बोलेगा कि ये दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। शायद मैंने परपेंडिकुलर का भी कंक्लूजन लिखवाया नहीं है, तो टॉप पर एक रिमार्क नोट कर लेना पेज पर ही, इसी पेज पर एक रिमार्क नोट कर लो। देखो, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर बताया जाता है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर क्या बताया जाएगा, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों का डॉट उन्होंने क्या बता रखा है, 0। उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है। इसी तरह से मान लो अगर उन्होंने कहा है कि बी वेक्टर सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उन्होंने हमें दिया है कि बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। ये बात गिवन है। अब मुझे बताओ, ये दोनों वेक्टर उन्होंने हमें बताए थे परपेंडिकुलर, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में क्या ले सकता हूं, 0 ले सकता हूं। वो तो खैर बात का काम है। अब मुझे बताओ, डॉट प्रोडक्ट तो खैर हम निकाल लेंगे, सी वेक्टर तो है मेरे पास, लेकिन क्या ये वाला वेक्टर है हमारे पास, ए प्लस लैम्डा वी वेक्टर नहीं है ना। तो पहले काम है कि इस वेक्टर को बनाएंगे, तो बनाना बहुत आसान है। लिखो, ये वेक्टर निकालने की जरूरत है। पहले पहले मैं ये वेक्टर निकालने वाला हूं, तो देखो ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर, ए वेक्टर की जगह तो ए की वैल्यू डाल दो, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी, हाँ बी वेक्टर की जगह बी की वैल्यू डाल दो, -i प्लस 2j प्लस k। अब इन दोनों वेक्टर को हमें क्या कर देना है, ऐड। देखो, ऐड करने से पहले लैम्डा की तुम्हें मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी अंदर, और मल्टीप्लाई देना बहुत आसान है। लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा लैम्डा आई, लैम्डा से 2j की करूंगा 2 लैम्डा j, और लैम्डा की k से करूंगा लैम्डा k। तो यहाँ पर 2i और लैम्डा आई। अब तुम्हें क्या करना है, i वाले एक साथ ले लेने, j वाले एक साथ करने, और k वाले एक साथ करने। तो देखो, पहले मैं एक साथ लिख रहा हूं, यहाँ पर हमारा 2i है और यहाँ पर हमारा माइनस लैम्डा आई है, इन दोनों को एक साथ ले लो। अब देखो, यहाँ पर हमारा 2j है और यहाँ पर हमारा 2 लैम्डा j, इनको भी एक साथ ले लो। और देखो, यहाँ पर हमारा 3k है, यहाँ पर हमारा लैम्डा k है, इनको भी एक साथ ले लो। तुम्हें भी पता चल जाएगा, मैं इनका स्केलर बनाने वाला हूँ। हाँ, दोनों में से क्या कॉमन लेना है, i। तो देखो, 2 माइनस लैम्डा अंदर रह गया, i बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर भी देखो, दोनों में से क्या कॉमन, देखो वैसे तो 2 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन 2 लेने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें क्या कॉमन लेना है, केवल j। तो j कॉमन ले लो, ये रह गया 2 प्लस 2 लैम्डा, बाहर आ गया j। और यहाँ से क्या कॉमन लेना है, k, ये रह गया 3 प्लस लैम्डा, बाहर आ गया तुम्हारा k। अब तुम्हें ये वेक्टर दिख रहा होगा, बिल्कुल देखो, यही तो होती है वेक्टर की फॉर्म, i j k, हमेशा वेक्टर की फॉर्म यही तो मानी जाती है। ये जो अब हमें मिली है, ये हमारी वेक्टर की फॉर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्म को उसके साथ मल्टीप्लाई देना है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे यही बोला था। अब लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, एक लाइन लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। हमें ये मालूम है ना कि इस वेक्टर का डॉट इस वाले वेक्टर के साथ क्या बताया गया है, 0। जब इस वाले वेक्टर का डॉट इसके साथ 0 बताया गया है, तो रख देते हैं। बताओ, ये वेक्टर तो मेरा ये रहा, ये बना हुआ है ना, पहले वेक्टर उतार लो, क्योंकि वेक्टर काफी बड़ा है। तो पहले मैं वेक्टर लिख रहा हूं, 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के। ये तो आ गया एक वेक्टर। अब सी वेक्टर, तो देखो सी वेक्टर देख लेते हैं क्या था। सी वेक्टर था 3i प्लस जे, इक्वल टू में क्या रखना है हमें, 0। अब तुम समझ गए होंगे क्या करना है। अब तो बस हमें क्या बना देना है, डॉट प्रोडक्ट। इसका क्या बना देना है अब हमें, डॉट प्रोडक्ट। और क्वेश्चन ने हमसे कहा था लैम्डा निकालने को। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर का प्रोडक्ट। मुझे बताओ, i के साथ यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पर i के साथ 3, इसके स्केलर की उसके स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, i के 3 की मल्टीप्लाई i के इसके साथ,
तो देखो 2 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस। अब देखो j के साथ क्या स्केलर है 1, और यहाँ पर j के साथ क्या स्केलर है ये चीज, तो 2 प्लस 2 लैम्डा की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस। मुझे बताओ k का कुछ स्केलर है यहाँ पर, है, k का स्केलर 0 है। बताओ k दिखाई नहीं दे रहा, और जब k ही नहीं है तो उसका स्केलर क्या होगा 0। तो मुझे बताओ उस 0 की मल्टीप्लाई मैं 3 प्लस लैम्डा से करूंगा, वो तो खत्म ही हो जाएगा, तो उसको तो लिखो ही मत, क्यों मार्कर वेस्ट करें। ठीक है, तो एक काम करो इसी को सॉल्व कर देते हैं। 3 की मल्टीप्लाई अंदर 3 की 2 से कर दी 6, 3 की लैम्डा से कर दी 3 लैम्डा। हाँ ये रह गया तुम्हारा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। हाँ 6 और 2 तो हो गया 8, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा उधर जाके प्लस, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 11, शो दैट इज परपेंडिकुलर टू। तो देखो हमें शो करना है कि ये पहले वाला वेक्टर उस वाले वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला वेक्टर उस वाले वेक्टर, ये पूरा वेक्टर परपेंडिकुलर है इस पर। इस पर तो मुझे बताओ अगर दो वेक्टर को हमें शो करना है कि वो परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर को हमें शो करना है कि वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यही तो हुआ अगर मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दिया तो इसका मतलब ये क्या माने जाएंगे परपेंडिकुलर। अभी अभी मैंने बताया था दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। डॉट प्रोडक्ट मतलब उनके स्केलर का प्रोडक्ट। अगर मैंने इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दिया तो क्या माने जाएंगे ये परपेंडिकुलर। तो सॉल्व कर देते हैं 0 तो ये अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, और देखो डॉट प्रोडक्ट निकालने से पहले ये फॉर्मूला भी तो बन रहा है। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है। तो देखो एक तरीके से ये फॉर्मूला नहीं बन गया a प्लस बी, और ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी। तो तुम्हें मालूम है ये फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो a का स्क्वायर करेंगे तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो अब ध्यान से करो, देखो पहले मैं इसका स्क्वायर करने वाला हूँ माइनस, फिर इसका स्क्वायर करने वाला हूँ। फॉर्मूला तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो बिल्कुल सेम है, एक बार प्लस में लिखा हुआ है और एक बार माइनस में लिखा हुआ है। एक एक चीज सेम होनी चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड नहीं होता ना तो नहीं बनाते, यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं होता और यहाँ पर होता तो नहीं बना सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल सेम है तो अब हम बना सकते हैं। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो देखो इसका स्क्वायर मैं करने वाला हूँ, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो सीधे हो गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हाँ बी पर स्क्वायर करेंगे, और तुम्हें मालूम है बी का स्क्वायर मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तुम्हें ध्यान रखना है ए के मैग्नेट पूरे पे, चलो मैं रफ में करके दिखा देता हूं इसको। तुमने इसका स्क्वायर करा है ना, और माइनस करा है इस वाले का स्क्वायर, तो अभी कर नहीं रहे, केवल नोट कर रहे हैं। बी का मैग्नीट्यूड ए का वेक्टर इसका स्क्वायर कर दिया। तो देखो अगले स्टेप में खोल लेते हैं अब इसको। तो देखो जब स्क्वायर खोलेंगे बी पर तो ए पर तो स्क्वायर ही आ गया, ये आ गया तुम्हारे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो सीधे स्क्वायर हो गया। लेकिन जब बी पे स्क्वायर डालेंगे तो बी पे मैग्नीट्यूड आएगा। अब वो क्यों आएगा वो बता देता हूं। देखो जब बी के मैग्नीट्यूड बी के वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं, बी के वेक्टर के स्क्वायर का मतलब यही तो है बी का मल्टीप्लाई बी के साथ दो बार मल्टीप्लाई, और मैंने बताया था सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होता है। जब b का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होता है। अब इधर देखो, तो देखो ये स्क्वायर b पर डायरेक्ट आ गया तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसी तरह से a का वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये भी तुम्हारा आएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब तुम देख सकते हो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, ए बी और बी ए, तो ये पूरी टर्म आपस में कट जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे थे परपेंडिकुलर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वैसे तो देखो 12 फिजूल का क्वेश्चन है, लेकिन बाय चांस अगर एक नंबर में आ गया ना तो इसी में गड़बड़ हो सकती है। देखो इफ ए वेक्टर 0, मतलब सेम वेक्टर का डॉट दे रखा है 0, ये दो चीज हमें बताई है। एंड ए वेक्टर बी वेक्टर 0, ये भी 0 दे रखा है, ये भी हमारा क्या है 0 है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी, तो आप वेक्टर बी के बारे में क्या कहेंगे। मतलब अगर ये दो रिलेशन आपको मालूम है तो आप वी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूड करेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो देखो क्या बताएंगे, मुझे बताओ ए वेक्टर का डॉट 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है ना कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी क्या है 0। तुम्हें मालूम होगा ए वेक्टर क्या होता है 0, मतलब ये 0 आ गया, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ गया 0, तो स्क्वायर भी उधर चला गया। अब ए का मैग्नीट्यूड 0 तभी होगा जब ए वेक्टर 0 होगा, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ए वेक्टर 0 होगा तभी मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, इसका मतलब ए वेक्टर 0 है। अब देखो दूसरा रिलेशन, हमें ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ 0 बता रखा है। अब मुझे बताओ, तुम्हें ये पहले से ही मालूम है ना कि ए वेक्टर क्या निकाल के लाए हम 0। बताओ ए वेक्टर क्या निकाल के लाए 0, तो बताओ बी का 0 होना जरूरी है क्या। ए तो पहले से ही क्या है 0 है, तो बी का 0 होना जरूरी है, जरूरी थोड़ी ना है। ए तो पहले से ही 0 है, उसको 0 होने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं बी वेक्टर इज एनी वेक्टर। बी कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, 0 हो या ना हो, क्योंकि ए तो पहले से ही क्या है 0 है। ठीक है, तो तुम कह सकते हो बी इज एनी वेक्टर, बी कोई सा भी वेक्टर चलेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 पर टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, ये तीनों वेक्टर हमें क्या बताए गए हैं यूनिट वेक्टर। और तुम्हें मालूम है अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है तो इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1, सी का मैग्नीट्यूड भी कितना माना जाएगा 1। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, सच दैट, और हमें ये भी गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट डी प्लस सी डॉट डी इक्वल टू 0। सॉरी, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो निकल आएगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ये हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू 0 नहीं था। ठीक है, खैर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों का सम कितना दे रखा है 0, तीनों का सम जितना हमें दे रखा है ना 0, यहीं से काम शुरू करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, पहले तो ये लिखना वी हैव, वी हैव मतलब हमारे पास ये इक्वेशन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहीं से शुरू करते हैं, अब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को तुम्हें वेक्टर ए से मल्टीप्लाई देनी है। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई देनी है, वेक्टर ए से। अब देखो वेक्टर ए से अगर मैं मल्टीप्लाई दूंगा, बोर्ड पे देखना, अगर वेक्टर ए से मल्टीप्लाई दूंगा तो बताओ वेक्टर ए की वेक्टर ए से होगी, वेक्टर ए की वेक्टर बी से होगी, वेक्टर ए की वेक्टर सी से होगी। तो देखो ए की ए से कर रहा हूं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए की बी से करी, ए का डॉट बी के साथ, ए की सी से करी, ए का डॉट सी के साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर हमारा 1। ठीक है, मतलब मैंने ए से मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन मिली है उसको मान लिया है 1। अब अगला देखो, पहले मैंने ए वेक्टर से मल्टीप्लाई दी थी ना, अब मैं मल्टीप्लाई देने वाला हूँ बी वेक्टर से। बोर्ड पे देखो, जब मैं बी वेक्टर से दूंगा तो ए के साथ बी की मल्टीप्लाई हो गई, ए डॉट बी, बी की बी के साथ करेंगे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा ना इस बार,
भाई अगर मैं इस इक्वेशन बोर्ड पे देखो, अगर मैं यहाँ पर ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर से मल्टीप्लाई दूंगा, तो देखो बी वेक्टर की ए से करूंगा ए डॉट बी वेक्टर की बी से करूंगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब बी की सी से कर रहा हूं, तो बी की सी से करने पर बी डॉट सी बनेगा इक्वल टू 0। इसको भी कहते हैं ना इक्वेशन नंबर 2। अब एक लास्ट इक्वेशन बनाएंगे, तो लास्ट इक्वेशन में यहाँ पर बना रहा हूं, और तुम्हें पता होना चाहिए लास्ट इक्वेशन में मैं कितने से मल्टीप्लाई दूंगा, सी से। अब तुम्हें किससे मल्टीप्लाई देनी है पूरी इक्वेशन को, सी वेक्टर से। बोर्ड पे देखो, सी वेक्टर की ए से करूंगा तो ए डॉट सी वेक्टर की बी से करूंगा तो क्या बनेगा, बी डॉट सी, और सी वेक्टर की सी वेक्टर से करूंगा तो ये बनेगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में 0, और इसको यहां पर क्या देना है, इक्वेशन नंबर 3। अब सबसे सिंपल काम करना है तुम्हें, अब तुम्हें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देना है। इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक लाइन लिखो, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को मैं ऐड करने वाला हूं। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड करते हैं, और तीनों को ऐड करने पर कितना मिलेगा वो देखते हैं। मुझे बताओ, तीनों को जब मैं ऐड करूंगा, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, तो देखो ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तीनों में इनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर आ रहे हैं ना। तो पहले मैं इन तीनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को लिख रहा हूं, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जब तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो तीनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को ऐड कर लिया। फिर से देखो, पहली इक्वेशन के अंदर ए डॉट बी है, दूसरी इक्वेशन के अंदर भी ए डॉट बी है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने डॉट बी मिलेंगे, 2 ना। भाई दोनों को ऐड करने पर यही तो मिलेगा तुम्हें, 2a डॉट बी, या कुछ और मिलेगा, कुछ और थोड़ी ना मिलने वाला है, ये मिलेगा। अब अगला देखो, पहली वाली इक्वेशन के अंदर a डॉट सी है, दूसरी इक्वेशन के अंदर a डॉट सी नहीं है, लेकिन तीसरे के अंदर जरूर रहा होगा, वो मुझसे हट गया है, मैंने रब कर दिया था। a डॉट सी उसके अंदर भी रहा होगा, मतलब कितने डॉट सी हो गए, 2a डॉट सी। अब अगला देखो, इसके अंदर BC है, BC यहां पर भी है, और BC इसके अंदर भी रहा होगा, तो कितने BC हो जाएंगे, 2BC। अब मैंने ये वाली इक्वेशन पूरी रब कर दी। पता है तीनों को ऐड करने पर ये मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मुझसे ये रब हो गया था, वरना ये इक्वेशन उसमें दिख जाती। अब बोर्ड पे देखो, बताओ ए के मैग्नीट्यूड हमें बता रखा है ना 1, ये तीनों वेक्टर क्या बता रखे थे, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तीनों को मैं ऐड करूंगा तो कितनी बार 1 आएगा, 3 हो गया ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बनेंगे, 3। एक को 3 बार ऐड कर दिया, 3 आ गया। अब मुझे बताओ इस पूरी क्वेश्चन में से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लो, फिर आ रहा है तो देखो अंदर बचा ए बी, फिर बचा ए सी, फिर बचा बी सी, इक्वल टू में 0। मुझे बताओ ये जो प्लस का 3 लिखा हुआ है, जब ये प्लस का 3 उस साइड जाएगा, जब ये प्लस का 3 उधर चला जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो गया, माइनस। और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई है ना, ये 2 इसके अपोन में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसी स्टेप के अंदर कर रहा हूं, ये 2 इधर अपोन में आ गया। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा था इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकल आई है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14 नहीं करना है, 14 पर क्रॉस बना दो, बेमतलब का क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं इसे करने का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी हमें वर्टिसेस बता रखे हैं एक ट्रायंगल के, और ट्रायंगल है तुम्हारा एबीसी, और ये वर्टिसेस भी गिवन है। ए के पॉइंट क्या दे रखे हैं, 1 2 3, बी के कितने पॉइंट दे रखे हैं, -1 0 0, और सी के कितने पॉइंट दे रखे हैं, 0 1 2। सी के कितने पॉइंट दे दिए हमें,
0 1 2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड एंगल एबीसी, हमसे कौन सा एंगल पूछा गया है, एंगल एबीसी। तो देखो एंगल एबीसी निकालना है ना हमें कि एबीसी है कितना, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। एबीसी की वैल्यू हमसे पूछी है एंगल एबीसी की, और देखो साइड में लिखा हुआ भी है एंगल एबीसी इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बीए एंड बीसी। जो एंगल एबीसी है ना वो कौन से वेक्टर के बीच का एंगल है, बीए और बीसी, बीए और बीसी के बीच का एंगल है एंगल एबीसी। तो बोर्ड पर देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो यही तो फॉर्मूला लगाते हैं, दो वेक्टर का डॉट ऊपर और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, यही तो लगाते हैं ना फॉर्मूला। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है ये। अब भी तो वही करना है, अब भी हमें एंगल निकालना है और ये एंगल इन दो वेक्टर के बीच का है। तो बताओ इन दो वेक्टर के लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे तो देखो कितना आसान है इन दो वेक्टर के लिए फॉर्मूला बनाना। दोनों का डॉट ऊपर, दोनों वेक्टर्स का डॉट ऊपर और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड नीचे। तो देखो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया नीचे। अब मुझे बताओ क्या ये वेक्टर है हमारे पास, बीए और बीसी वेक्टर दे रखे नहीं दे रखे। तो पहला काम है बीए और बीसी निकालना। तो पहले मैं फाइंड आउट करूंगा बीए और बीसी वेक्टर, और बीए बीसी निकालना बहुत आसान है। देखो अगर तुम्हें चाहिए बीए वेक्टर तो बीए वेक्टर का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है। बीए का मतलब है ओ ए माइनस ओ बी। बताओ पहले जो बाद में होता है वो पहले आ जाता है, जो पहले वो बाद में आता है। ओ ए पहले आ गया और ओ बी बाद में आ गया। और ओ ए ओ बी बनाना और भी आसान है। देखो ओ ए कैसे बनाएंगे, ए तो है मेरे पास, इसको आई जे के में चिपका देना है। 1 का मतलब हो गया आई, 2 का मतलब हो गया 2j, 3 का मतलब हो गया 3k। इस वेक्टर में से माइनस करना है ओ बी वेक्टर। अब देखो ओ बी ये रहा, -1 का मतलब हो गया माइनस आई। बताओ ये दोनों तो जीरो हैं, जीरो को जे से करोगे और जीरो को के से करोगे जीरो ही आएगा, तो उसे तो लिखो ही मत, इतना ही बहुत है। अच्छा मुझे बताओ जब मैं माइनस खोलूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये प्लस का आई इस आई के साथ जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का आई, और ये प्लस का आई इस आई के साथ जुड़ जाएगा। तो कितने आई हो जाएंगे, 2i, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया। अब अगला वेक्टर और चाहिए मुझे बीसी वेक्टर, और बीसी वेक्टर बनाना भी बहुत आसान है। देखो बीसी कैसे मिलेगा, बीसी बनेगा हमारा ओसी माइनस ओबी। जो बाद में लिखा हुआ होता है वो पहले आ जाता है और जो पहले लिखा हुआ होता है वो बाद में आता है, ओसी। तो देखो ओसी वेक्टर ये रहा, ओसी इससे बनेगा, जीरो का मतलब जीरो आई, जीरो का मतलब क्या है जीरो आई, और 1 का मतलब है जे। तो यहीं से शुरू करते हैं जे से, जे प्लस 2 का मतलब है 2k, ये हो गया माइनस। अब ओवी वेक्टर बना दो। देखो ओवी वेक्टर फिर से वही है माइनस आई। मुझे बताओ फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि प्लस का आई आ जाएगा ना। तो देखो ये तो आ गया प्लस का आई, यहां से आ गया प्लस का जे, यहां से आ गया प्लस का 2k। अब तुम्हारे पास दोनों वेक्टर आ गए, बी ए वेक्टर भी आ गया और बी सी भी आ गया। अब तो बस एंगल निकालना है। तो देखो एंगल निकालना था, कोस थीटा का फॉर्मूला बन गया, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट ऊपर और दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे। तो देखो मैं दोनों का डॉट ऊपर निकाल रहा हूं। मुझे बताओ बी ए और बी सी, ये तो है मेरा बी ए वेक्टर और ये जो निकला हुआ है ये है बी सी वेक्टर। मुझे बताओ आई के साथ इधर 2 है और आई के साथ इधर 1 है, 2 की 1 से करेंगे कितना मिलेगा 2, प्लस इधर जे के साथ 2 है, इधर जे के साथ 1 है, 2 की 1 से करेंगे फिर से क्या मिलेगा 2, इधर के साथ 3 है, उधर के साथ 2 है, 3 की 2 से करेंगे क्या मिलेगा 6।
अब नीचे लिखना है इनका मैग्नीट्यूड। देखो मैं हाथ के हाथ एक एक करके दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। पहले बी ए का, देखो बी ए का कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। हाँ बी सी का भी निकाल लो। बी सी का 1 का स्क्वायर 1, जे के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर 4। तो देखो 2 और 2 4 और 6 10, ऊपर तो मिल गया मुझे 10, 4 और 4 8 और 9 17, 4 और 2 6। हाँ मल्टीप्लाई दे दो इसकी, 17 की 6 से मल्टीप्लाई दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं। चलो कर लेते हैं। ये आएगा तुम्हारा 102, मल्टीप्लाई देने पर 102 मिलेगा, और यहाँ पर चल रहा है कोस थीटा। तो देखो 102 जो मिलेगा वो भी रूट में ही मिलेगा, रूट नहीं हटाए, रूट हमारा चल रहा है ऐसी। तो देखो हमें एंगल निकालना था, एंगल का मतलब थीटा, थीटा यहीं पे रहने दो, कोस को उधर भेज दो। जब हम रेशियो उधर भेजते हैं तो उधर जाके क्या हो जाती है, इनवर्स। तो कोस का बन गया कोस इनवर्स, और tan अपॉन में रूट 102, ये बन गया एंगल, जो कि कितना आसान था। ठीक है, हाँ 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन काफी आसान है। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। क्वेश्चन ने हमसे कहा है ये तीनों पॉइंट हमें क्या प्रूफ करने, कोलिनियर। तुम्हें मालूम होना चाहिए कोलिनियर का मतलब होता है तीनों की डायरेक्शन सेम दिखानी है। तो मैं तीनों की डायरेक्शन रिलेशन में कैसे दिखानी है, सेम। तो देखो कितनी आसानी से आ जाएगी। पहले ये 3 पॉइंट लिख लेते हैं। ए दे रखा है 1 2 7, बी दे रखा है 2 6 3, और सी दे रखा है 3 10 -1। तो देखो पहले इनके पोजीशन वेक्टर की बजाय इनके मर्जिंग वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि कोलिनियर करना है। अगर ये तीनों वेक्टर कोलिनियर है, मतलब तीनों के तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो ए बी बी सी और ए सी, मतलब ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों वेक्टर निकालो पहले। तो देखो ए बी वेक्टर बनाओ, बी सी वेक्टर बनाओ, और सी ए वेक्टर बनाओ, और इन तीनों की डायरेक्शन है ना सेम आएगी। इन तीनों की डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए, जो एक वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की होनी चाहिए। तो देखो ए बी का फॉर्मूला, पहले वाला वेक्टर बाद में और बाद वाला पहले, तो ओ बी माइनस ओ ए। तो देखो ओ बी किससे बनाऊंगा, इससे, इसका मतलब है 2y 6j, 3 का मतलब है 3k, इसमें से माइनस करना है ये वाला वेक्टर, ओ ए वेक्टर माइनस करना है। 1 का मतलब है i, 2 का मतलब है 2j, और 7 का मतलब है 7k। हाँ माइनस कर देते हैं। देखो 2i में से i जाएगा i, 6j में से 2j जाएगा 4j, और 3k में से 7k जाएगा माइनस का 4k। तो पहला वेक्टर तो ये आ गया। अब BC देखते हैं। हाँ BC के लिए मुझे फिर से इनके वेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो देखो BC का फॉर्मूला ये बनेगा OC माइनस OB। तो फॉर्मूले में डाल देते हैं पहले OC। OC का मतलब इससे 3i tan j माइनस k, इसमें से माइनस करना है OB वेक्टर, और OB वेक्टर है ये, तो माइनस कर दो 2i 6j प्लस 3k। तो देखो किस तरह से माइनस करेंगे, 3i में से 2i गया i, tan j में से 6j गया 4j, और माइनस k में से माइनस करा 3k, तो माइनस के हो जाएंगे 4k। देखो अभी तक तो ठीक चल रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल सेम निकला है, डायरेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, वेक्टर भी सेम निकला है। अगर तीसरा भी सेम निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो हम कॉमन ले लेंगे। तो तीसरा बनाते हैं CA। CA का फॉर्मूला बनेगा OA माइनस OC। तो देखो OA का मतलब है I, 2 का मतलब है 2J, 7 का मतलब है 7K,
माइनस करना है ओसी, ये रहा ओसी, 3i प्लस 10j माइनस के। अब देखो किस तरह से माइनस करूंगा, i में से 3i गया माइनस का 2i, 2j में से 10j गया तो माइनस का 8j, 7k में से माइनस करा माइनस का k। तो मुझे बताओ माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा ना, तो साथ में एक के जुड़ गया तो कितने के हो गए, 8k। अब मुझे बताओ इसमें से कॉमन आ रहा है ना, देखो वेक्टर तो सेम नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, अगर सेम नहीं मिला हुआ तो क्या हुआ, कॉमन लेकर सेम बना देंगे। देखो एक तो इसके अंदर से 2 कॉमन आ रहा है और सेम लेने के लिए मुझे इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा -2। तो देखो मैं -2 कॉमन ले रहा हूं, इसका माइनस बाहर गया, सिर्फ i रह गया, इसका माइनस भी बाहर गया, प्लस का 4j रह गया, है ना, इसका भी माइनस बाहर गया, ये हो गया 4k। तो मुझे बताओ वेक्टर सेम है ना बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ तीनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी थी, सेम। और जब वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो वेक्टर्स क्या माने जाते हैं, कोलिनियर। तो तुम लिख सकते हो देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, इनको हम कोलिनियर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी आया है। देखो 3 वेक्टर दे रखे हैं और शो करना है कि ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। ये वर्टिसेस किसके दे रखे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो पहले से वेक्टर है ये तो इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही हमें वेक्टर दे रखा है OA, OB और OC। तो देखो पहला वेक्टर है 2i माइनस j प्लस के, दूसरा वेक्टर है i माइनस 3j प्लस माइनस 5k, और तीसरा वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस का 4k। तो ये 3 वेक्टर हमें पहले से दे रखे हैं, ठीक है, तो तुम्हें इसमें वो निकालने की जरूरत नहीं है, ए बी बी सी सी है, वो तो हम तब निकालते हैं जब वो हमें क्या देता है, पॉइंट्स, है ना। तो ये तो पहले से वेक्टर बने बनाए। तुम्हें मालूम होगा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दो की जो साइड होती हैं उनके स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होता है। तो वही काम करेंगे, पहले मैं निकालूंगा इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका और फिर इसका, किसी दो का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर आएगा। तो देखो किस तरह से, मैं पहले OA का निकाल रहा हूं। तो देखो OA का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, K के साथ भी क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट कर दिया, ये बन जाएगा तुम्हारा 4 और 1 5 और 1 6, √6। अब देखो दूसरा निकालो OB का मैग्नीट्यूड, I के साथ है 1 का स्क्वायर 1, J के साथ है 3 का स्क्वायर 9, K के साथ है 5 का स्क्वायर 25, तीनों को ऐड कर दो 45, √45। देखो 3 का स्क्वायर 9, J के साथ 4 का स्क्वायर 16, K के साथ 4 का स्क्वायर 16, हाँ तीनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 और 16 32, 41। मुझे बताओ 2 का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखो इसमें थोड़ी गड़बड़ थी, ये हमारा 35 है, ठीक है। अब इन दो के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो तीसरा आ रहा है, तुम देख सकते हो, √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर अगर हम जोड़ेंगे तो वो √41 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, क्योंकि √6 का स्क्वायर होएगा 6, √35 का स्क्वायर होएगा 35 और √41 का स्क्वायर होएगा 41। इन दोनों को ऐड करने पर 41 = 41। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स किस ट्रायंगल के थे, राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन को रहने देना, क्वेश्चन नंबर 18 यूजलेस है।